नमस्ते दोस्तों। क्या आप उस शख्स को जानते हैं जिसके सवालों ने सत्ता को हिला दिया, जिसने सच के लिए अपनी जान दी पर अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा? आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अपने सवालों से जमाने को हिला दिया और हमें सिखाया कि जिंदगी सवालों से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। हम जानेंगे सोक्रेटिस कौन थे, उनकी सोच क्या थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका समय कैसा था और क्यों उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा। साथ ही देखेंगे कि उनके शिष्यों ने उनकी बातों को कैसे अमर बनाया। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सोक्रेटिस के विचार, थॉट्स ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस मानते थे कि जिंदगी का असली मकसद है सवाल पूछना और सच को ढूंढना। वो कहते थे, अनपरीक्षित जिंदगी जीने लायक नहीं। यानी अगर आप अपनी सोच और विश्वासों को नहीं परखते तो उसका क्या फ़ायदा। उनके लिए ज्ञान किताबों में कैद चीज़ नहीं था, वो तो हमारे अंदर छुपा है, बस सही सवालों से उसे बाहर लाना है। वो मानते थे कि असली ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। उनका मशहूर कथन था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थे, बल्कि वो किसी भी जवाब को आखिरी सच नहीं मानते थे। प्लेटो, जो सोक्रेटिस के शिष्य है, उसके बारे में आगे देखते हैं। प्लेटो ने उनकी ये बातें अपनी किताब अपॉलजी में लिखीं। ये किताब सोक्रेटिस के ट्रायल की कहानी बयान करती है। नैतिकता पर भी उनकी सोच गहरी थी। वो कहते थे, कोई जानबूझकर बुरा नहीं करता, यानी गलतियां अज्ञानता से होती हैं, बुरे दिल से नहीं। यह विचार प्लेटो की किताब फेडो में मिलता है, जो सोक्रेटिस की मृत्यु और आत्मा पर चर्चा करती है। इन विचारों ने ही सोक्रेटिस को अपने समय का सबसे अलग दार्शनिक बनाया और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। इन विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनके शिष्य प्लेटो, जिन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक में सोक्रेटिस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। ये एक आदर्श समाज की कल्पना है। फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी किताबों निकोमेकियन एथिक्स में, जो अच्छे जीवन के नियम बताती हैं, और पॉलिटिक्स में, जो शासन और समाज पर विचार रखती है, इन विचारों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्हीं किताबों के जरिए उनकी शिक्षाएं दुनिया तक पहुंची। चले दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोक्रेटिस कौन थे? हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस का जन्म हुआ लगभग 470 ईसा पूर्व में ग्रीस के एथेंस शहर में। इन्हें पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात, इन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी किताब नहीं लिखी। फिर उनके विचार हमारे पास कैसे पहुंचे? उनके शिष्य प्लेटो ने ऑड रिपब्लिक और डायलॉग्स में उनकी बातें लिखीं। एक और शिष्य जेनोफन ने मेमोरेबिलिया में उनकी यादें संजोईं। उनका एक मशहूर कथन था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। आई ओनली नो दैट आई नो नथिंग। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। वो हर चीज़ पर सवाल उठाते थे। सच क्या है? अच्छाई क्या है? और इन सवालों से वो लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। उनकी ये जिज्ञासा और विनम्रता ही उन्हें इतना ख़ास बनाती थी। तो सोक्रेटिस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, एक क्रांति थे। उनके सवाल आज भी हमें झकझोरते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सवाल पूछना हमें बेहतर इंसान बनाता है? नीचे कमेंट में बताइए। इन्हीं बातों को समझने के लिए हम सोक्रेटिस के बारे में और जानते हैं। जन्म स्थान और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। सोक्रेटिस का जन्म हुआ एथेंस में, जो प्राचीन ग्रीस का एक प्रमुख शहर था और आज भी ग्रीस की राजधानी है। उस समय एथेंस कोई आम शहर नहीं था। वहाँ ज्ञान, कला और संस्कृति का खजाना था। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक कारीगर थे जो पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ और खूबसूरत चीज़ें बनाते थे। उनकी माँ फैनरेट एक दाई थीं जो माँओं को बच्चों को जन्म देने में मदद करती थीं। सोक्रेटिस का बचपन बिल्कुल सादा था, न कोई राजा महाराजा जैसा ठाठ बाट, न ही सोने चांदी की चमक। प्राचीन ग्रीस में भारत जैसी जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सोक्रेटिस एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में वो संभवतः अपने पिता के साथ पत्थर तराशने का काम करते थे, पर उनकी असली पहचान थी उनकी गजब की बुद्धि और सवाल पूछने का अंदाज। वो साधारण कपड़े पहनकर एथेंस की गलियों और बाजारों में घूमते, लोगों से बहस करते और उन्हें सोचने के लिए मजबूर करते। यही उनकी जिंदगी का असली मज़ा था। सोक्रेटिस दिखने में भी बिल्कुल सादे थे। छोटी कदकाठी, बड़ी सी नाक, थोड़े गंजे सिर
और ज़्यादातर नंगे पाँव। लेकिन उनकी बातों में इतना जादू था कि लोग ठिठक कर उन्हें सुनने लगते थे। खासकर छोटे बच्चे तो उनके पीछे पीछे चलते, जैसे वो कोई कहानी सुनाने वाला जादूगर हों। चलो दोस्तों, अब हम आगे और जानते हैं सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस के समय में देश की स्थिति क्या थी, आज थोड़ा और जानते हैं। सोक्रेटिस के समय का एथेंस, जो प्राचीन ग्रीस का दिल था और आज ग्रीस की राजधानी है, किसी सपने से कम नहीं था। 5वीं सदी ईसा पूर्व, लगभग 470 से 430 ईसा पूर्व में यह शहर लोकतंत्र का जन्म स्थान था। यहाँ आम लोग अपने नेताओं को चुनते थे और कला, व्यापार और दर्शन फल फूल रहे थे। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा था। उस समय ग्रीस एकजुट देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे स्वतंत्र शहर राज्यों में बंटा था। एथेंस ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था, तो स्पार्टा, जो आज ग्रीस में स्पार्टी कहलाता है, अपनी सैन्य शक्ति के लिए मशहूर था। थेब्स जैसे अन्य शहर भी अपनी ताकत रखते थे और इनमें आपसी जंग आम थी। एथेंस और स्पार्टा के बीच हमेशा तनातनी चलती थी, जो बाद में पेलोपोनेसियन युद्ध 431-404 ईसा पूर्व में बदल गई। इसके साथ ही फारस, जो आज का ईरान है, अपनी विशाल सेना के साथ बार बार ग्रीस पर हमला करता था। उस समय फारस सुसा और परसेपोलिस जैसे शहरों से चलने वाला एक विशाल साम्राज्य था। फारसी युद्धों 490 से 479 ईसा पूर्व ने ग्रीस को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन एथेंस ने अपनी बुद्धि और शक्तिशाली नौसेना की ताकत से फारस को पीछे धकेल दिया। यह वो दौर था जब चारों तरफ उथल पुथल थी, युद्ध की आग, राजनीति का खेल और विचारों की जंग। सोक्रेटिस इसी अराजकता में अपने सवालों की मशाल लेकर निकले थे, जो लोगों के दिमाग को झकझोरते थे। आइए फारसी युद्धों के उस महासंग्राम को जानें, जहां ग्रीस ने इतिहास रचा। सोक्रेटिस के समय से कुछ पहले फारस, जो आज का ईरान है, ग्रीस के लिए विशाल खतरा बन चुका था। फारसी राजा डेरियस प्रथम और उनके बेटे जर्कसीज ने ग्रीस पर बड़े बड़े हमले किए। इन हमलों को फारसी युद्ध 490 से 479 ईसा पूर्व कहा जाता है और इनमें सबसे यादगार थी थर्मोपाइली की लड़ाई 480 ईसा पूर्व। इस लड़ाई में स्पार्टा, जो आज ग्रीस में स्पार्टी कहलाता है, के राजा लियोनिडास और उनके 300 वीर सैनिकों ने फारस की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्ट्रीज में इस गौरवशाली लड़ाई का वर्णन किया, जिसने दुनिया को स्पार्टा की वीरता की कहानी दी। इसी पर बनी हॉलीवुड फिल्म 300 दिखाती है कि कैसे लियोनिडास और उनके योद्धाओं ने अंत तक हार नहीं मानी। इसके बाद आई फिल्म 300 राइज ऑफ एन एम्पायर सलामिस की लड़ाई 480 ईसा पूर्व की कहानी बयान करती है, जहां ग्रीक नौसेना ने फारसी बेड़े को तहस नहस कर दिया। स्पार्टा का समाज युद्ध और अनुशासन के लिए बना था। स्पार्टन मानते थे कि हर बच्चा जन्म से ही योद्धा होना चाहिए, जो खेत संभाल सके, युद्ध में कुशल हो और हर चुनौती का सामना करे। वहाँ कमज़ोरी की कोई जगह नहीं थी। कहते हैं कि स्पार्टा में नवजात शिशु की जांच होती थी। अगर वह कमज़ोर दिखता तो उसे पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था, जहाँ वह प्रकृति की मार झेलता था। स्पार्टा ज़मीन पर युद्ध के माहिर थे, तो एथेंस, जो आज भी ग्रीस की राजधानी है, अपनी शक्तिशाली नौसेना और चतुर रणनीति के लिए मशहूर था। फारसी युद्धों में एक समय एथेंस और स्पार्टा ने एकजुट होकर सलामिस की लड़ाई में फारस को हराया। यह जीत ग्रीस की एकता और बुद्धि की मिसाल बनी, लेकिन यह एकता ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेसियन युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व छिड़ गया। सोक्रेटिस ने इस युद्ध में सैनिक के रूप में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से सबको प्रभावित किया। क्या आप मानते हैं कि सोक्रेटिस नेताओं के खिलाफ क्यों थे? आइए देखते हैं सच क्या है। सोक्रेटिस कोई बाकी नहीं थे, वो सच के सिपाही थे। वो मानते थे कि सत्ता से बढ़कर है नैतिकता और बुद्धि। उनके समय में एथेंस का लोकतंत्र दुनिया का पहला लोकतंत्र था, पर सोक्रेटिस को लगता था कि ये अक्सर भीड़ के हंगामे में बदल जाता है। लोग तर्क छोड़कर बस लोकप्रिय नेताओं के पीछे चलते थे। वो पूछते, क्या जनता का चुना हर नेता सही होता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। उनका तरीका था सवालों का जादू। वो नेताओं से पूछते, आपका फैसला सही क्यों है? आपको क्यों लगता है कि आप सब जानते हैं? ये सवाल नेताओं को चुभते थे। क्यों?
क्योंकि कोई अपनी बुद्धि पर सवाल नहीं सुनना चाहता। सोक्रेटिस कहते थे, नेता का काम सत्ता चलाना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना है। उनका मशहूर कथन था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। कितनी गहरी बात है ना। वो ये भी मानते थे कि अच्छाई और नैतिकता सबसे ज़रूरी है। अगर कोई गलत करता है तो वो अज्ञानता की वजह से। इसीलिए वो चाहते थे कि लोग सोचें, समझें और बेहतर बने। वो युवाओं को सिखाते, हर बात पर सवाल करो। इससे कुछ नेताओं को डर लगा। उन्हें लगा कि सोक्रेटिस युवाओं को बगावत सिखा रहे हैं। पेलोपोनेसियन युद्ध के दौरान एथेंस के नेताओं ने कई गलत फैसले लिए, जैसे सिसिली पर हमला, जो बड़ी हार बना। सोक्रेटिस ने इनकी खुलकर आलोचना की। ये बात नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके सवालों ने उन्हें शक्तिशाली लोगों का दुश्मन बना दिया। आखिरकार 399 ईसा पूर्व में सोक्रेटिस पर मुकदमा चला। उन पर इल्ज़ाम लगा युवाओं को भटकाने और एथेंस के देवताओं का अपमान करने का। अदालत ने उन्हें जहर पीने की सज़ा दी, पर सोक्रेटिस नहीं डरे। उन्होंने कहा, बिना सवाल उठाए जीना जीना नहीं है, और शांत मन से हेमलॉक जहर पी लिया। तो दोस्तों, सोक्रेटिस नेताओं के खिलाफ नहीं बल्कि गलत विचारों और अन्याय के खिलाफ थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सवाल पूछो, सच ढूंढो। क्या आप उनके इस साहस से प्रेरित हैं? कमेंट में बताइए। आज हम जानेंगे कि कैसे सोक्रेटिस की मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि साहस और सच की मिसाल बनी। तो तैयार हो जाइए इस भावुक कहानी के लिए। सोक्रेटिस वो दार्शनिक थे जो हमेशा सवाल पूछते, सच क्या है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। उनके सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते। पर कुछ बड्ढे लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सोक्रेटिस युवाओं को भटका रहे हैं, एथेंस के देवताओं का अपमान कर रहे हैं। 399 ईसा पूर्व एथेंस की अदालत में उनका मुकदमा चला। चारों तरफ सन्नाटा, सैकड़ों लोग उनकी बात सुनने को बेताब। सोक्रेटिस ने डटकर अपनी बात रखी। कहा, मैंने सिर्फ सच की तलाश की है। अगर इसके लिए मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उनकी आवाज़ में न डर था न हिचक। पर अदालत ने उनकी एक न सुनी। सज़ा सुनाई, हेमलॉक जहर पीने की। उनके दोस्त परेशान हो गए। बोले, सोक्रेटिस, एथेंस छोड़ ढाकर भाग जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। पर सोक्रेटिस ने साफ मना कर दिया। कहा, अगर मैं भागा तो मेरे सारे उसूल झूठे हो जाएंगे। मैंने दूसरों को सच और साहस सिखाया, अब डर कर कैसे जी सकता हूँ। क्या आप उनके इस साहस को सलाम करते हैं? कमेंट में बताइए। फिर वो दिन आया। सोक्रेटिस अपने दोस्तों के बीच बैठे, सबके चेहरे उदास, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बड्ढे इत्मीनान से जहर का प्याला थामा, धीरे धीरे जहर पिया। उनकी सांसें धीमी पढ़ीं और वो हमेशा के लिए चले गए। पर उनकी मृत्यु ने सबको झकझोर दिया। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक मिसाल थी कि अपने विश्वास के लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी है। उनके शिष्य प्लेटो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोक्रेटिस की बातें किताबों में लिखीं, अपॉलजी, फायदो। इन किताबों ने उनकी शिक्षाओं को अमर बना दिया। कहते हैं, जब सोक्रेटिस जहर पी रहे थे तो उनके दोस्त रो रहे थे, पर वो मुस्कुराए। कहा, डरो मत, आत्मा अमर है। आज भी लोग उन्हें उनके साहस और कुर्बानी के लिए याद करते हैं। उनकी मृत्यु हमें सिखाती है, सच की राह मुश्किल हो सकती है, पर यही हमें बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, सोक्रेटिस की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी सच के लिए खड़े डीडे होने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। सोक्रेटिस की कहानी ने हमें हिलाकर रख दिया, है ना? वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक तूफान थे। उनके सवालों ने 2500 साल पहले समाज को जगाया, और आज भी वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो आइए जानें कि सोक्रेटिस की विरासत हमें क्या सिखाती है। सोक्रेटिस ने हमें सिखाया, सवाल पूछे बिना न दिमाग बढ़ता है न समाज। उनके सवालों की आग ने सच की तलाश को जिंदा रखा। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर मिनट झूठी खबरें फैलती हैं, उनकी ये सीख और कीमती है। सवाल करो, सच ढूंढो। क्या आप भी हर खबर पर सवाल उठाते हैं? कमेंट में बताइए। उनकी जिंदगी कहती है, सच की राह आसान नहीं, पर यही हमें बेहतर बनाती है। सोक्रेटिस ने जहर का प्याला थामा, पर अपने उसूल नहीं छोड़े। उनकी कहानी हमें साहस देती है कि अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। उन्हें और जानना चाहते हैं? प्लेटो की किताबें अपॉलजी और फायदो पढ़ें। ये आपको उनकी सोच के करीब ले जाएंगी। अगली बार जब आप सवाल उठाएं, याद रखें, आप वही आग थामे हैं
जो सोक्रेटिस ने जलाई थी। सोक्रेटिस आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके सवाल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सच ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, सोक्रेटिस की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए माइस्टिक वॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी मिस ना हो। अगली बार मिलते हैं।